हेलो फ्रेंड्स, इस एवी में हम चर्चा करेंगे क्लास 12 फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज बाय रबिंग इट विथ सिल्क क्लॉथ। द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन। यहाँ पे हमें समझना है कि इन्होंने बोला है कि ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज बाय रबिंग, और रब करेंगे हम तो वहाँ फ्रिक्शन सिनेरियो में आता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। जनरली जब हम सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज ही एक्वायर करता है, वुलन क्लॉथ जबकि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो यहाँ सही आंसर फ्रिक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ कॉम्ब रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। जब भी एक कंघी किसी सूखे बालों में हम उसे करें तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो चार्जेस हैं वो चार्ज पार्टिकल या जो चार्जेस हैं वो हमारे कंघी को चार्ज कर देते हैं, जिसके वजह से जो पेपर है वो पोलराइज्ड हो जाता है और कंघी की तरह अट्रैक्टेड हो जाता है। इसलिए इसमें सही आंसर होगा नंबर सी, यानी कि द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कॉम्ब। तीसरा सवाल है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, इट इम्प्लाइज द लॉ ऑफ। अगर यहाँ आप देखें तो ये सवाल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि जो भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा प्लस माइनस ई का। तो यहाँ चूँकि ऑप्शन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिया हुआ है, हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस तो दे दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं अट्रैक्टिव फोर्स तभी होगा जब दो चार्ज जो हैं वो ऑपोजिट नेचर के हों। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन से चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं और बाद में हम उनका मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो अगर ऑप्शन डी देखें तो दोनों माइनस हैं, ऑप्शन सी में भी दोनों माइनस हैं, ऑप्शन बी में दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ऑप्शन ए में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इस सिनेरियो में जो है हम अट्रैक्टिव फोर्स पा सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर पहला ऑप्शन होगा। अगला सवाल, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी। अब यहाँ आपको ये समझना है कि कंडक्शन के दौरान कभी भी चार्ज नहीं होता है, वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए यहाँ सही आंसर होगा 0। और फाइनली अगला सवाल, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी increases, decreases, remains constant, not related to charging process। जब हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसके वजह से नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है वो बढ़ जाता है। तो सारे ऑप्शंस में बढ़ने का ऑप्शन ऑप्शन ए है, तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला एमसीक्यू लेते हैं। ये कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग
कूलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट। यहाँ पे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूछ रहे हैं कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो इन सब स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस, binds the proton and neutron in the nucleus of an atom, binds atoms together to form molecules, binds atoms and molecules to form solids। यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि कूलम्स फोर्स जो है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तौर पे लिया जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि ये बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर लागू नहीं होता। तो इसलिए इसमें जो जवाब गलत है कूलम्स लॉ के बारे में वो है ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अगला सवाल है, फॉर कूलम फोर्स टू बी ऑपरेटिव द लीस्ट साइज ऑफ द एटम विल बी। अब कूलम फोर्स जब भी ऑपरेटिव होगा उसके लिए हमें देखना है कि जो न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 लगभग, तो उससे ज़्यादा हो, तो उससे ज़्यादा हो तभी कूलम्स लॉ जो है वो काम करेगा, नहीं तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कूलम फोर्स को डोमिनेट कर लेगा। यहाँ मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ एक बार पढ़ लें, तो इससे ज़्यादा हम इसे मानेंगे। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड एट अ डिस्टेंस आर exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि पहले केस में F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरे सिनेरियो में ये कह रहे हैं कि F2 चार्जेस आर हाफ, तो Q/2 अपॉन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, तो 2r स्क्वायर। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2 × 2 4 जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और 2 स्क्वायर भी 4, तो ये हो गया 4 × 4 16, और बाकी सेम एज F1 है, तो F/16 चारों ऑप्शंस में ऑप्शन डी में दिया गया है, तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है, 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD. The force on the charge kept at the center O is 0 along the diagonal BD, along the diagonal AC, perpendicular to side AB. Perpendicular to side AB का सवाल नहीं है। अब देखते हैं इस फिगर को। यहाँ पे along the diagonal AC डायगोनल पे अगर हम देखें तो दोनों चार्ज +Q और +Q हैं, दोनों के साइन सेम है। वेक्टर नोटेशन में जब हम जाएंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इनका जो असर है सेंटर वाले चार्ज पे वो 0 हो जाएगा। लेकिन डायगोनल BD या DB पे अगर हम देखें तो दोनों चार्जेस 2Q हैं और दोनों के ही साइंस अलग हैं, तो वेक्टर नोटेशन के हिसाब से जब हम इन दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो इस टोटल फिगर पे जो भी चार्ज एक्टिव होगा वो होगा अलोंग द डायगोनल BD, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी के पास है। अगला सवाल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ द यूनिट न्यूटन पर कूलम इज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स को हम देते हैं, फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन और चार्ज की है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसको हम चार्ज को Q से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट हो जाएगी वो होगी न्यूटन पर कूलम। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने इस सवाल को लिया है, लेकिन जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका डेफिनेशन, उसकी SI यूनिट, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके SI यूनिट डायमेंशनल फार्मूला के साथ आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि MCQ में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला या SI यूनिट को पूछा जा सकता है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। अगला सवाल लेते हैं, नंबर 12। फॉर अ पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस डिस्टेंस R इज गिवन बाय। देखिए यहाँ ये समझना होगा कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा यूनिफॉर्मिटी दर्शाता है कि E और R यूनिफॉर्मली वेरी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके इक्वेशन को हम देखें तो हमें पता चलता है कि E जो है इस केस में ये इन्वर्सली R स्क्वायर से वेरी कर रहा है। तो पहली बात तो ये इन्वर्स है, और दूसरा कि ये स्क्वायर E के घटने से R स्क्वायर होके बढ़ रहा है, या R स्क्वायर के बढ़ने से E जो है वो घट रहा है। तो इस केस में ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो ग्राफ होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस AV का अंतिम सवाल लेते हैं अभी, ताकि ये वीडियो शॉर्ट ही रहे। इफ़ सिग्मा, जी माफ़ कीजिएगा, इफ़ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर सेम एज, ये अगर आपको याद होगा तो ये सीधा सवाल है फॉर्मूला से। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E और एप्सिलॉन। तो ये चूँकि हम डायमेंशन से देख सकते हैं कि ये दोनों के ही डायमेंशंस बराबर होंगे। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसका जवाब दे सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस AV में इतना ही। कुछ और MCQ चैप्टर 1 के लेके हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।